हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। इंडियन हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही थी। सॉरी, लेक्चर थोड़े लेट हो गए हमारे क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी हमारी। ठीक है, आज हम लोग पुनः स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे, जिसका नाम क्या है? भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जिसमें टॉपिक क्या था? कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। ठीक है, अब कला प्रारूप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देख चुका है? संगीत। ठीक है, संगीत के पश्चात आज हम लोग देखेंगे क्या? नृत्य। आपको शायद याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ललित कलाओं के बारे में। ठीक है, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की होती। और सबसे पहले ये सर्वश्रेष्ठ ललित कला कौन सी कही जाती है? संगीत। संगीत के पश्चात नृत्य, नृत्य के पश्चात वास्तुकला। ठीक है, और वास्तुकला के पश्चात चित्रकला। ये सब चीज ललित कलाओं में आती है। ठीक है, टोटल 5 ललित कला है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या? संगीत या फिर म्यूजिक। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक क्या है? नृत्य। ठीक है, टॉपिक क्या है? नृत्य। अब देखते हैं हम लोग कि नृत्य है क्या। सबसे पहले नृत्य की जो औपचारिक जानकारी है, ठीक है, या फिर नृत्य का सीधा सा वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? भरत मुनि जी की एक किताब है। इसकी भरत मुनि जी की किताब का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, जिसकी रचना इसी किताब में 400 ईसा पूर्व, ठीक है, 400 ईसा पूर्व से लेकर के 100 एडी तक के, एडी के मध्य मानी जाती है, किसी किताब में दिया हुआ है 200 बीसी से लेकर के 200 एडी के मध्य मानी जाती है। इसी नाट्य शास्त्र में, इसमें इसी नाट्य शास्त्र में भारतीय नृत्य या फिर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसमें? नाट्य शास्त्र में। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? भरत मुनि के द्वारा। यदि मैं कहूँ भारत की सारी ललित कलाओं का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, तो बिल्कुल सही बात होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, भरत मुनि ने, किसने? भरत मुनि जी ने नृत्य को क्या कहा है? नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? पूर्ण कला की संज्ञा दी है। अब पूर्ण कला की संज्ञा क्यों दी है? देखिए, क्योंकि नृत्य में संगीत का समावेश होता है। किसका? संगीत। संगीत के साथ साथ शिल्प कला। ठीक है, शिल्प कला के साथ उसमें काव्य होता है, काव्य के साथ नाट्य होता है। इन सब चीजों का वर्णन होने के कारण ही उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण कला की संज्ञा दी जाती है। किसे? नृत्य को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में 1000 बीसी पूर्व भारत में किए जाने वाले नृत्यों की उत्पत्ति वेदों की अवधि के नृत्यों और अनुष्ठानों में हुई है। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव का एक नृत्य ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण और क्या करता है? विनाश करता है, जिसका नाम क्या है? तांडव। ठीक है, जिस आपने सुना होगा तांडव स्रोत। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? रावण ने की थी। ठीक है, सॉरी। बता दें कि भारत भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है, जो कि कितना? 400 ईसी से लेके ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसवी सन के बीच का माना जाता है। इसी में हमको किसकी जानकारी मिलती? नृत्य की जानकारी मिलती। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कहाँ से शिव जी का एक नृत्य है, कौन सा? तांडव नृत्य। उसी से ही यूनिवर्स का क्या निर्माण और विनाश से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ भारतीय नृत्य की। भारतीय नृत्य की हिस्ट्री में देखें हम लोग, सबसे पहले देखा होगा आपने भीमबेटका। भीमबेटका में से हम किसकी जानकारी मिलती? ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, भीमबेटका से ही हमें जो यहाँ शैलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं, इन्हीं में ही सामूहिक नृत्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो पेंटिंग्स है उसमें सामूहिक नृत्य की जानकारी मिलती है पेंटिंग्स से। ठीक है, फिर और जानकारी कहाँ पर मिलेगी हमें? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से भी कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली है या मूर्ति मिली है। इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में भी नृत्य उपस्थित था, जो एक मनोरंजन के साधन के साथ साथ ईश्वर की आराधना के लिए भी जाना जाता था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या नृत्य का उपयोग क्यों
और कैसे किया जाता था और उसका स्वरूप क्या था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत तत्व हैं। सबसे पहला क्या है, लास्य, और दूसरा क्या है, तांडव। जो लास्य है यह किससे संबंधित है, ये सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा गला खराब है। जो लास्य है वो भाव रस से संबंधित है। किससे, रसों से संबंधित है। रस कितने प्रकार के होते हैं हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे, अब हमारे नए सिलेबस में रस ऐड हो चुके हैं। 9 प्रकार के रस है, ठीक है, उसमें से भाव रस और अभिनय रूपित होता है। क्या अभिनय होता है इसमें, किसमें, लास्य में। और यह किसकी प्रधानता होती है इसमें, नारी की प्रधानता होती है इसमें, लास्य में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पूछ सकते प्रीलिम्स में कि लास्य में किसके द्वारा नृत्य किया जाता है, तो नारी। और तांडव तांडव में किसकी प्रधानता होती है, तो पुरुष की प्रधानता। ठीक है, अब देखिए जो लास्य होते हैं उसमें भी कई स्वरूप देखने को मिलेंगे आपको, जैसे चाइली, चाइली बाड़ा, उरोजना, लोधी, सुप, धास्का, अंगहार, ओयरक, विहासमन, ये सब उसके स्वरूप होते हैं। इन इन विधाओं में ही लास्य की प्रधानता होती है। ठीक है, फिर आते हैं तांडव। तांडव निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर कार्य करता है। सबसे पहला क्या है, सृष्टि। सृष्टि का निर्माण और विकास कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले तांडव क्या है, पुरुष प्रधान या फिर नर प्रधान है। ठीक है, और इसमें लय और गीत पर अधिक बल दिया जाता है। किस पे, लय एवं गीत पर अधिक बल दिया जाता है। आपने सुना होगा जटाटवी वाला तांडव स्रोत। ठीक है, उसमें क्या है, लय भी है और एक गीत भी है। ठीक है, गीत का मतलब सिंपल तो अर्थ होता है गायन, और संगीत का अर्थ होता है क्या, गायन के साथ साथ आप उसमें क्या करेंगे, नृत्य करेंगे, तो वो क्या होगा, संगीत होगा। ठीक है, तो तांडव निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर कार्य करता है। सबसे पहले सृष्टि, सृष्टि के पश्चात सृष्टि, सृष्टि में संरक्षण व समर्थन। तीसरा क्या है, संहार, संहार में विनाश और विकास भी होगा। तिरोधन, तिरोधन में भ्रम। और पांचवा क्या है, अनुग्रह, अनुग्रह में क्या है, विमोचन और मुक्ति। तो देखिए जो भारतीय नृत्य होता है वो 2 स्वरूपों में चलता है, लास्य और तांडव। मतलब कि नर और नारी, जैसे कि ये चित्र में वर्णित है। ठीक है, जैसे ये क्या होंगे, ये तांडव होंगे, ये क्या होंगे, लास्य होंगे। ठीक है, इन्हीं 2 स्वरूपों से ही भारतीय नृत्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, शास्त्रीय नृत्य। देखिए भारतीय नृत्य कला को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है, शास्त्रीय नृत्य और दूसरा क्या है, लोक एवं जनजातीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी बताई गई है, 8 बताई गई है। कितनी, 8 बताई गई है। सबसे पहला क्या है, भरतनाट्यम। ठीक है, कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। कथकली कहाँ पर होता है, केरल में। मणिपुरी मणिपुर में होगा। ओडिसी उड़ीसा में होगा। कच्चीपुड़ी कहाँ पर होगा, आंध्र प्रदेश में। मोहिनीअट्टम केरल में। शास्त्रीय असम में। और कथम कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, ये है क्या, हमारे शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं क्या, लोक एवं जनजातीय नृत्य। आपने सुना होगा असम का बिहू नृत्य बहुत ही फेमस है। अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा एवं युद्ध नृत्य। आंध्र प्रदेश का मर्दाला एवं कुंभी। कर्नाटक का यक्षगान तथा कुनीता। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ इसे हिस्ट्री में क्यों रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, इतिहास का हिस्सा है। और हम लोग लास्ट सिलेबस में इन्हें हम लोग मिसलेनियस के पार्ट में पढ़ते थे। किसमें, मिसलेनियस में। ठीक है, अब हम लोग स्पेशली हिस्ट्री के संदर्भ में इन नृत्यों का अध्ययन करेंगे। फिर पुनः आते हैं हम लोग टॉपिक में। गुजरात में गरबा व भवाई नृत्य होता है। यूपी में रासलीला थाली। गोवा में दक्कनी तथा मंडी। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारे नृत्य होते हैं। कर्मा होता है, सैला होता है, ये सब कैसे नृत्य हैं, जनजातीय नृत्य है। इसका भी हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। आज हम लेक्चर में किसका अध्ययन करेंगे, शास्त्रीय नृत्यों का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहला हमारा नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। ठीक है, सबसे पहले तो भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य है। कैसा है, सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, याद रखना है, आपको पूछ सकते हैं सर्वाधिक प्राचीन नृत्य विधा कौन सी है, तो भरतनाट्यम है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है,
बताइए। तमिलनाडु में एक जिला है अर्काट। क्या जिला है? अर्काट। अर्काट जिले के चिदम्बरम गांव से, इसके अर्काट जिले के चिदम्बरम गांव से ही भरतनाट्यम की उत्पत्ति मानी जाती है। अब जो भरतनाट्यम है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले भरत मुनि प्लस नाट्यम। ठीक है, किससे? भरत मुनि प्लस नाट्यम। और इसके आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि को ही माना जाएगा, क्योंकि उन्हीं के नाम से ही इस नृत्य की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अब देखते हैं, मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडले और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से ही पर्याप्त सम्मान मिला। ठीक है। इसके रुक्मणी देवी अरुंडले और ई कृष्ण अय्यर के। ठीक, अब देखते हैं, भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया: समभंग, अभंग और त्रिभंग। ठीक है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। देखिए, इसका अन्य नाम क्या मिलता है हमें? दासी अट्टम। क्यों? क्योंकि देवदासियों द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। क्या? दासी अट्टम। साथ ही इसको अग्नि नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे ही देवदासी प्रथा समाप्त हुई, ठीक है, जैसे ही देवदासी प्रथा समाप्त हुई, वैसे ही ये नृत्य भी क्या होने लगा? विलुप्त होने लगा। तो इसे पुनः पुनर्जीवित करने के लिए किसने प्रयास किया? रुक्मणी देवी अरुंडले ने और ई कृष्ण अय्यर ने। ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो इसमें एक आकृति बनती है। देखिए, ये 3 उंगलियों का उपयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र में, इसको बोलते हैं कटका मुख। क्या बोलते हैं? कटका मुख हस्त। इसमें क्या है? 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए वो लोग किसको बनाते? ओम की आकृति का निर्माण करते। किसका? ओम की आकृति का निर्माण करते। ठीक है। अब इस जो नृत्य का संबंध है किससे है? सादिर से है। नृत्य का संबंध किससे? सादिर से। आप, ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो इस स्लाइड में नहीं दिए गए हैं। ठीक है। सादिर, इस नृत्य का संबंध किससे? सादिर से है। और सादिर का सिंपल सा अर्थ क्या होता है? देवदासियों की एकल प्रस्तुति। क्या है? देवदासियों की एकल प्रस्तुति, जो कहाँ पर होती थी? मंदिर में होती थी। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा भरतनाट्यम। अब देखिए, इसके 4 शिक्षक थे। ठीक है, 4 शिक्षक को क्या कहा जाता था? तंजोर ए चतुष्क। तंजोर ए चतुष्क लिख लीजिए आप। क्या? तंजोर ए चतुष्क। अब इसमें कौन कौन आते थे? सबसे पहले नाम लिखिए। चिन्ना हया, ओनी यह, वादी वेलु और शिव नंदनम। ठीक है। ये सब 4 क्या थे? इसमें 4 शिक्षक थे, जिन्हें किसकी उपाधि दी गई थी, या किस नाम से विख्यात थे वो? तंजोर ए चतुष्क के नाम से विख्यात थे। ठीक है। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से, ये भी हम लोग मिसलेनियस के पार्ट में पढ़ते थे लास्ट सिलेबस में, लेकिन अब नए सिलेबस में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? हिस्ट्री में। तो सबसे पहले पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंगटन कामा, लीला सैमसन तथा बाला सरस्वती। ये इसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। देखिए, आपको कलाकार के नाम याद रखना ही है। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी है। ठीक है, उन्हीं की पुत्री कौन है? मालविका या फिर मल्लिका। ठीक है। आई होप आपको ये भरतनाट्यम समझ में आया होगा। सबसे पहले तो ये कहाँ पर होता है? किस राज्य का नृत्य है ये? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो अर्काट जिले के चिदम्बरम ग्राम से हुई थी। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? दासी अट्टनम। क्यों है दासी अट्टनम? क्योंकि देवदासियों के द्वारा यह नृत्य की प्रस्तुति दी जाती थी। और इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इसकी एक प्रमुख आकृति बनती है कटका मुख हस्त, जिसमें 3 उंगलियों का प्रयोग करके ओम का निर्माण किया जाता है, या ओम का प्रतीक बनाया जाता है। अब भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया: सभंग, अभंग और त्रिभंग। ठीक है, आईएमपी है, आपको ये सब चीज याद रखना है।
ठीक है। आई होप आपको ये भरतनाट्यम समझ में आया होगा। देखिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सॉरी, जो पहला चैप्टर था उसकी पीडीएफ अभी डल नहीं पाई है, कल आपको डल जाएगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नृत्य। ठीक है, कौन सा? कच्चीपुड़ी या फिर कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आईएमपी है ये। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। सबसे पहले तो आपको यही याद रखें, प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, कि कच्चीपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। एक जिला है कृष्णा जिला, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। वहीं पे एक गांव है कच्चीपुड़ी, उसी ग्राम से ही इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है, जहाँ के दृष्टा तेलुगु वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कच्चीपुड़ी शैली की कल्पना की थी। किसने? सिद्धेंद्र योगी ने। आपको नाम याद रखना है, क्या? सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, और उस गांव का नाम क्या था? कुचेलापुरम। कुचेलापुरम। अब देखिए इस नृत्य को क्या है, कच्चीपुड़ी नृत्य को पुनः जीवित करने का श्रेय। ठीक है, कच्चीपुड़ी नृत्य को पुनः जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? बाला सरस्वती। ठीक है, और साथ में रागिनी देवी। ठीक है, इसको बाला सरस्वती और रागिनी देवी को जाता है। आईएमपी आपको ये याद रखना। और इस नृत्य में, ठीक है, क्या कौन कौन सी नाटिकाएं जुड़ी हुई है? भाला कल्पम और गोला कल्पम नृत्य नाटिकाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, कच्चीपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों नृतक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। किसकी? कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान नृत्य है। और इसकी विषय वस्तु क्या होती है? भगवत पुराण की कहानी। क्या? भगवत पुराण की कहानी एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसकी क्या है? विषय वस्तु है। ठीक है, और यह नृत्य शैली क्या होती है? मानव शरीर में पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। इसको पार्थिव तत्वों को। अब पार्थिव तत्व क्या होते हैं? जल, अग्नि, वायु, क्षितिज, ठीक है, और पृथ्वी। ये है क्या? पार्थिव तत्व। इन्हीं को ही क्या करती है? प्रकट करती है। और इस नृत्य में किस संगीत का प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का। ठीक है, इसका कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कर्नाटक संगीत है क्या और क्या क्या इसकी विशेषता है। ठीक है, और इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है? वायलिन। और वायलिन के साथ साथ मृदंग यूज होता है। क्या होता है? वायलिन और मृदंग यूज होता है। ठीक है, अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से? भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी। साथ ही लिखिए इसमें सबसे पहले लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। इन्होंने एकल विधा के रूप में इसे प्रस्तुत किया था। इसको कच्चीपुड़ी को एकल विधा के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये सब इसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, आई होप आपको ये नृत्य भी समझ में आया होगा। जहां आपको समझ में आया तो आप पुनः लेक्चर को रिवीजन के मोड पे देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नृत्य हमारा क्या? कथकली। क्या है? कथकली। अब कथकली कहाँ का नृत्य है? सबसे पहले तो केरल का नृत्य है, जिसका अर्थ क्या होता है कथकली का? एक कथा का नाटक। एक कथा का नाटक। ठीक है, कांतारा मूवी देखे आपने? कांतारा मूवी में इसी नृत्य को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, देखिएगा आप, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, अब पुनः आते हम लोग क्या है? कथकली का सामान्य अर्थ होता है एक कथा का नाटक। यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संबोधन है। ठीक है, किसका? तीनों का समन्वय है इसमें। एक तो अभिनय भी होगा, नृत्य भी होगा और संगीत होगा। तीनों इसमें आपको देखने को मिलेगा। किसमें? कथकली में। यह एक मूक अभिनायक है। इसमें यह मूक मूक अभिनय है। इसमें हाथ के इशारे और चेहरे की भावनाओं के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति देता है। ठीक है, प्लीज आप एक बार आप कांतारा मूवी जरूर देखिएगा। आपको ये नृत्य के साथ साथ वहाँ के रीति रिवाज के बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं
इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत, हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। देखिए ये सभी ये देखिए चित्र में ये मुखौटा यहाँ पे है, इनके मुख के पीछे पर आभा मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या देवता या राक्षस के रूप में दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी विषय वस्तु तो मैंने बताया रामायण और महाभारत के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया, ठीक है। अब इसको पुनरुत्थान करने का श्रेय किसे जाता है? वी एन मेनन को। किसको? वी एन मेनन। और साथ ही एक राजा थे, राजा मुकुंद, ठीक है, राजा मुकुंद, ठीक है, इनके द्वारा ही यह नृत्य को पुनः उत्थान किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा कथकली। अब इसकी प्रस्तुति कहाँ पर होती? जनरली खुले रंगमंच पर। कहाँ पे? खुले रंगमंच पर, और साथ ही मंदिरों के परिसर पर। कहाँ पे? मंदिरों के परिसर पर। और कथकली किसका प्रतीक चिन्ह है? या आकाश का प्रतीक चिन्ह है। इसका आकाश का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? मुकुंद राज, कोप्पन नायर, शांताराव, गोपीनाथन कृष्णन और वी एन मेनन। और वी एन मेनन को ही पुनर्स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कथकली नृत्य का, ठीक है। और इसमें केवल पुरुष नर्तक ही नृत्य करते हैं। यह महिला प्रधान नहीं है, यानी कि ये क्या है? ये तांडव नृत्य है, ठीक है। क्या है ये? तांडव नृत्य है। आई होप आपको ये कथकली भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट डांस, मोहिनी अट्टम। ये भी केरल का ही एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला ऐसा नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम, कथकली दोनों के कुछ कुछ तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है। जैसे कथकली कैसा था? देखिए कथकली पुरुष प्रधान था, पुरुष प्रधान नृत्य था, जबकि मोहिनी अट्टम एकल महिला यानी कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसमें आपको भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली के भी तत्व देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका नाम ही है मोहिनी अट्टम। तो किससे बना हुआ है? ये मोहिनी से बना हुआ है, ठीक है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है। जो मोहिनी है भारतीय पौराणिक कथाओं में विष्णु जी का एक नारी अवतार है। किसका? विष्णु जी का नारी अवतार है। भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। कौन सा रूप? मोहिनी रूप धारण किया था। किसने? विष्णु जी ने। किसकी रक्षा करने के लिए? शिव जी की रक्षा करने के लिए। और यह नृत्य किसके समक्ष प्रस्तुत किया था? भस्मासुर के समक्ष प्रस्तुत, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अब 19वीं सदी में, तब 19वीं सदी में त्रावणकोर के राजा, इसके त्रावणकोर के राजा स्वाति थिरुनल ने इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का काम किया था, ठीक है, पुनर्जीवित करने का, और साथ ही संरक्षण दिया था। और एक इसमें नाम जुड़ जाता है किसका? पी एन मेनन का। और साथ ही नाम याद लिखिएगा कल्याणी अम्मा, ठीक है। पूछ सकता है कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है? मोहिनी अट्टम लगाना, बिना कुछ सोचे। अब देखिए इस नृत्य की विषय वस्तु क्या है? इस नृत्य की विषय वस्तु है प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण। प्रेम एवं भगवान के प्रति समर्पण। और इसमें इसका नायक कौन होता है? विष्णु और कृष्ण होते हैं। कौन? विष्णु एवं कृष्ण होते हैं। तो आपको याद रखना है विषय वस्तु भी, क्योंकि ये कैसा है? महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवित प्रदान करने में 3 लोगों की भूमिका मानी जाती है। स्वाति थिरुनल, राम वर्मा, ठीक है, वी एन मेनन, ठीक है, और साथ में कला मंडलम, कल्याणी कुट्टू अम्मा, ठीक है। द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है? द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, है ना, क्योंकि उन्होंने स्पष्टतः अपने सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो सुनंदा नायर लिख लीजिए आप, ठीक है, स्लाइड में लिखा नहीं है। सुनंदा नायर,
कला मंडलम क्षेमवती, ठीक है, कला मंडलम क्षेमवती, जयप्रभा मेनन, ये क्या है इसके प्रमुख डांसर है। ठीक है, अब इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन सा यूज होता है, सबसे पहले तो वीणा, वीणा के बाद ढोल, बांसुरी और झांझ। ठीक है, ये होगा क्या हमारा मोहिनी अट्टम। ठीक है स्टूडेंट, आपको पसंद आया होगा या फिर याद की कर लिए होंगे आपने, बाकी आपको पीडीएफ तो देने ही वाले हैं हम। फिर आते हैं ओडिशी नृत्य। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है किस राज्य का नृत्य है ये, उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई है। नाट्य शास्त्र के अनुसार ओधरा मगध वर्तमान ओडिसी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है। कौन सा, ओधरा मगध। ठीक है, यह किस पे आधारित है, ओद्रा, ओद्रा, ये ऐसा आपको ओड्रा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके संरक्षणकर्ता कौन थे, खारवेल। ठीक है, कौन, राजा खारवेल, जो कहाँ के राजा थे, चेदी वंश के राजा थे। किसके, चेदी वंश के राजा थे। मौर्योत्तर युग में आप पढ़ेंगे क्या, चेदी वंश, उसमें ही एक राजा थे खारवेल। ये महान संगीतज्ञ के साथ साथ इन्होंने ओडिशी नृत्य को भी संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और इसी राजा की जानकारी हमें किससे मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख याद करिए, आपको मैंने हाथी गुफा अभिलेख से क्या फैक्ट बताया था, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है आपको, हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए भुवनेश्वर शहर के पास खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाओं में ओडिसी नृत्य के दूसरी शताब्दी के पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि अत्यंत प्राचीन या अधिक प्राचीन नृत्य है। ठीक है, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाओं से मिलती है। ठीक है, साथ ही इसका वर्णन शिलालेखों में भी मिलता है। कहाँ पर, शिलालेखों में भी मिलता है। एक शिलालेख है ब्रह्मेश्वर मंदिर, कहाँ पर, ब्रह्मेश्वर मंदिर में। ठीक है, साथ ही कोणार्क सूर्य मंदिर में भी इस नृत्य के साक्ष्य मिलते हैं हमको, किसके, ओडिसी नृत्य के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रथा है या परंपरा है, गोरी या गोटी पुआ परंपरा। क्या है, गोटी पुआ परंपरा। इस परंपरा में क्या है, जो युवक जो होते हैं, युवक वो महिला, वो क्या करते हैं, महिला के कपड़े पहनते हैं, महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, और कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गीतों पर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, गोटी पुआ परंपरा। याद रखना है आपने, आपको गोटी पुआ परंपरा किस नृत्य से संबंधित है, तो आप टिक लगाना है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अब देखिए इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से, संयुक्त पाणिग्रही, किरण सहगल, माधवी मुगदल, कालीचरण पटनायक। साथ ही इसकी फेमस कलाकार रही है सेरोन लोवेन, क्या, सेरोन लोवेन, आनंदनी दास, और साथ में सोनेगल मानसिंह, सोनेगल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह। ठीक है, आई होप आपको ये ओडिसी नृत्य भी समझ में आया होगा। कहाँ का नृत्य है, सबसे पहले उड़ीसा का नृत्य है। किसने इसको संरक्षण प्रदान किया था, तो खरवेल राजा ने प्रदान। इसका शिलालेखी साक्ष्य भी मिलता है कहाँ पर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और कोणार्क मंदिर में। साथ ही कौन सी गुफा, खंडगिरी और उदयगिरी गुफा में इसका साक्ष्य मिलता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन, किरण सहगल, माधवी मुगदल, कालीचरण पटनायक। साथ में सेरोन लोवेन, ठीक है, आनंदनी दास और सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा नृत्य क्या, मणिपुरी नृत्य। ठीक है, अब ये किस राज्य से संबंधित होगा, तो सिंपल सा है, मणिपुरी है तो मणिपुर। ठीक है, पूछ सकते हैं ये प्रीलिम्स पे, क्योंकि मणिपुर राज्य अभी चर्चे में है। क्यों चर्चे में, कुकी जनजाति और मैतेई जनजाति के मध्य जो संघर्ष चल रहा है, ठीक है, सबको न्यूज मालूम है, इसलिए ये नृत्य आईएमपी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मणिपुर राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। मणिपुरी नृत्य जीवन शक्ति के साथ साथ संयुक्त एवं गहरी अनुष्ठानिक परंपराओं की अभिव्यक्ति है। लोकप्रिय धारणा कहती है कि भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा मणिपुरी नृत्य शैली की निर्माता थी। कौन, राधा जी और भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, पूछ सकते हैं कि किस नृत्य का निर्माण
कृष्ण जी और राधा जी के द्वारा किया गया है, तो मणिपुरी नृत्य के द्वारा। फिर भी फिर भी यह नृत्य उमा और शिव, यह उमा और शिव थे जिन्होंने वास्तव में मणिपुरी में इस नृत्य शैली को दोहराया था। देखिए, उमा भी पूछ सकते हैं, उमा शिव भी पूछ सकते हैं, और राधा कृष्ण के नाम से भी पूछ सकते हैं कि मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति या निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो राधा कृष्ण जी के साथ साथ उमा शिव जी की भी। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, नोट डाउन कर लीजिए, राजा भागचंद्र, राजा भागचंद्र को जाता है। ठीक है, कब किया था इन्होंने, 18वीं सदी में किया था। ठीक है, अब आपको और एक फैक्ट याद रखना है, आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मणिपुरी नृत्य को ही कहाँ पर, शांति निकेतन में प्रचलित किया था। कहाँ पर, शांति निकेतन, जो उन्होंने स्कूल बनाया था वहां पर इस नृत्य को प्रचलित किया था, आपको याद रखना है। और इसकी विषय वस्तु क्या है, इस नृत्य की हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग है। राधा और कृष्ण का क्या है, प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ठीक है, इसी विषय वस्तु पर कौन सा नृत्य आधारित है, मणिपुरी नृत्य आधारित है। ये महिला प्रधान नृत्य है, ये महिला प्रधान नृत्य है। और इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों सम्मिलित होते हैं। कौन, तांडव और लास्य दोनों संबंधित होते हैं। अब इस नृत्य की प्रमुख कलाकार कौन कौन से, दर्शन झावेरी, कंपनी देवी, गुरु विपिन सिंह, निर्मला मेहता, चारू माथुरी, नैना रंजना सुवर्णा और झावेरी बहन है। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, झावेरी बहन। आईएमपी है सबसे, आईएमपी क्या, निर्मला मेहता, निर्मला मेहता के साथ साथ सविता मेहता याद रखिएगा आप। ठीक है, बहुत ही फेमस डांसर है सविता मेहता। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा मणिपुरी नृत्य। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, कथक। ठीक है, उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, कौन सा, कथक। सॉरी, कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। कौन से शब्द से हुआ है, कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कथा कहना या कहानी बताना। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन करता है, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाता है। किसकी कहानी सुनाता है, प्राचीन ग्रंथों की। अब देखिए, इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, किस किस के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, एक तबला वादक और नर्तक के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। किसके बीच में, तबला वादक और नर्तक, जो भी नृत्य करता है उसके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि किस नृत्य में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, तो कथक में मिलती है। ठीक है, कहाँ पर, कथक में देखने को मिलती है। एक फैक्ट है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, और इसमें किस किस की जुगलबंदी देखने को मिलती है आपको, ध्रुपद गायन के साथ साथ ठुमरी, ठुमरी के साथ साथ तराना, तराना के साथ साथ एक और है गायन, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसे 3 गायन इसमें जुगलबंदी रहती है, और ये नृत्य कंप्लीट होता है इन्हीं जुगलबंदी के माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं कि हाँ, साथ में गजल भी होता है इसमें, क्या, गजल, गजल भी नोट डाउन करिए, कर लीजिए गजल। इन सब जुगलबंदियों के साथ इस नृत्य की प्रस्तुति होती है। और इसकी विषय वस्तु क्या होती है, कि विभिन्न पौराणिक उपाख्यान होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या, इस नृत्य में ये 4 घराने देखने को मिलते हैं। कथक नृत्य के कितने घराने देखने को मिलेंगे, 4 घराने। सबसे पहला घराना कौन सा, जयपुर घराना। ठीक है, जयपुर घराने को प्रारंभ किसने किया था, भानु जी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था, भानु जी ने। आपको यही याद रखना है, कितने घराने इसमें, 4 घराने। पहला कौन सा है, जयपुर घराना। दूसरा कौन सा, लखनऊ घराना। ठीक है, इसको संरक्षण किसने दिया था, वाजिद अली नवाब ने, वाजिद अली नवाब ने। ठीक है, तीसरा घराना क्या है, बनारस घराना।
बनारस घराना। ठीक है, इसको संरक्षण किसने दिया था? जानकी प्रसाद जी ने। याद रखना है आपको, चारों घराने को संरक्षण किसने प्रदान किया था? सबसे पहले जयपुर घराने को भानु जी ने, लखनऊ घराने को वाजिद अली जी ने, बनारस घराने को जानकी प्रसाद ने। ठीक है, और चौथा घराना है रायगढ़ घराना। ठीक है, रायगढ़ घराना, इसको संरक्षण किसने दिया था? राजा चक्रधर सिंह ने। राजा चक्रधर सिंह ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या है? कथक नृत्य के चार घराने: जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़। ठीक है, अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से देख लीजिए। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, माया राव, दमयंती जोशी, बिरजू महाराज। ठीक है, मालविका सरकार, सितारा देवी आईएमपी है ना, नोट डाउन करिएगा। और क्या है? मालविका सरकार, मालविका सरकार, शोभना नारायण। ठीक है, ये क्या है? इस नृत्य के प्रमुख कलाकार है। ठीक है, आई होप आपको ये शास्त्रीय नृत्य समझ में आए होंगे। और एक नृत्य बच रहा है हमारा, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय, जो कहाँ पर संपन्न किया जाता है? ये नृत्य असम में संपन्न किया जाता है। कहाँ पे? असम में संपन्न किया जाता है। ठीक है, यह असम राज्य से संबंधित है। अब देखते हैं अब इस नृत्य में होता क्या है। सबसे पहले तो इसका उल्लेख भी कहाँ देखने को मिलेगा हमको? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी किससे संबंधित है? ये देवदासी, इससे देवदासी प्रथा से संबंधित है ये नृत्य। ठीक है, और ओजपाली, इस पे देवदासी तथा ओजपाली प्रथाओं का इसमें मिश्रण है। ठीक है, शास्त्रीय गायन में विष्णु की पौराणिक कथा, इसकी विष्णु जी की पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है हमको, या पौराणिक कथा की जानकारी मिलती है, या फिर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कहाँ पे होता है? ये असम में होता है। आई होप स्टूडेंट आप ये शास्त्रीय नृत्य समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा क्या? लोक एवं जनजाति नृत्य का होगा। ठीक है, मैं उसमें केवल आपको सॉरी नृत्य बताऊंगा, नृत्य किस राज्य में होता है ये बताऊंगा, और उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।